Hello guys, welcome to my YouTube channel Shiksha Pro. Thank you so much for watching these educational videos and I am very glad to receive good response from all of you. So आज हम बात करने जा रहे हैं GERD के बारे में. GERD means Gastroesophageal Reflux Disease. So let's start. So सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये GERD Gastroesophageal Reflux Disease होता क्या है. So gastroesophageal reflux disease is a long-term condition where acid from the stomach comes up into the esophagus. So इस डिसीज में क्या होगा, गट में ऐसी कंडीशन होगी कि लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें स्टमक कंटेंट्स एंड एसिड फ्रॉम द स्टमक ये इसोफेगस में आ जाएगा. हियर यू कैन सी द डायग्राम. ये जो एसिड है ये स्टमक में है और दिस इज नॉर्मल कंडीशन. इन नॉर्मल कंडीशन एसिड स्टेज इन द स्टमक, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दिस इज LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इसका काम होता है कि जो एसिड है स्टमक एसिड स्टमक कंटेंट्स उनको स्टमक में रखना. पर जब इस LES पे इफेक्ट हो जाता है तब ये जो एसिड है स्टमक एसिड है ये इसोफेगस में चला जाता है. दूसरी डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि दिस इज कंडीशन ऑफ हाइटल हर्निया, और हाइटल हर्निया की वजह से स्टमक एसिड को स्पेस मिल जाती है इसोफेगस में जाने के लिए. तो यहाँ पे भी जो स्टमक एसिड है इसोफेगस में जाएगा. तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. बस यही है इस डिसीज में कि एसिड स्टमक एसिड इसोफेगस में चला जाएगा. Several mechanisms operate to prevent the reflux of gastric contents into the esophagus. When these mechanisms fail, gastric content reflux into the lower esophagus. Reflux that causes troublesome symptoms or mucosal injury in the esophagus is called gastroesophageal reflux disease. So, यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो रिफ्लक्स को इसोफेगस में जाने के लिए प्रिवेंट करते हैं, वो जाने नहीं देते. और जब ये मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं तब एसिड रिफ्लक्स हो जाता है. तो एसिड रिफ्लक्स मतलब GERD एक ही है. सो ये रिफ्लक्स होने की वजह से ट्रबलसम सिम्टम्स और म्यूकोजल इंजुरी भी इसोफेगस में हो जाती है, तो इसी को GERD बोलते हैं. सो म्यूकोजल damage is done by reflux acid, pepsin and bile, which resulting into the ulceration, bleeding and later on peptic stricture. ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से म्यूकोजल डैमेज हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या क्या रहता है एसिड, पेप्सिन एंड बाइल, और जिसकी वजह से क्या होगा अल्सरेशन होगा, ब्लीडिंग होगी और पेप्टिक स्ट्रक्चर भी होगा. लॉन्ग स्टैंडिंग इसोफेजाइटिस में रिजल्ट इनटू द मैलिग्नेंट चेंजेस. अगर बहुत दिनों से इसोफेजाइटिस है तो उसकी वजह से मैलिग्नेंट चेंजेस भी हो सकते हैं. नाउ वी विल लुक एट द कॉजेस ऑफ द GERD. सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट है स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया. यहाँ पे आप डायग्राम्स देख सकते हैं. दिस इज इसोफेगस, ये डायफ्राम है और ये स्टमक है. तो यहाँ पे हाइटिस हर्निया है और स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया है. तो स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया, इन दिस टाइप ऑफ हर्निया द इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन स्लाइड्स अप इनटू थ्रू द डायफ्राम. सो यू कैन सी यहाँ पे स्लाइड हो रहा है इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन थ्रू द डायफ्राम, जिसकी वजह से एसिड को स्पेस मिलेगी और वो इसोफेगस में जाएगा तो GERD कॉज करेगा. उसके बाद कार्डियोमायोटोमी एंड वैगोटोमी रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. तो जब भी LES की एफिशिएंसी कम हो जाएगी तब भी GERD होगा कि कार्डियोमायोटोमी और वैगोटोमी ये टाइप के ऑपरेशन है. उसके बाद प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, असाइटिस, वेट लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनिंग एक्ट बाय इंक्रीजिंग द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. सो ये सारी कंडीशन है, इनकी वजह से क्या होगा कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस मतलब GERD हो सकता है. उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल,
फैटी एसिड, कैफीन एक्ट बाय रिड्यूसिंग द लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर टोन। तो ये सारे जो रीजंस है, स्मोकिंग, अल्कोहल टेकिंग, ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद impaired gastric emptying due to gastric outlet obstruction. Here you can see यहाँ पे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इम्पेयर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसकी वजह से भी ये जो यहाँ से स्टमक एसिड है वो ऊपर चला जाएगा। लार्ज वॉल्यूम मील्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इन अ स्टमक। सो अगर कोई ज़्यादा मील लेता है, ज़्यादा खाना खाता है, तो उसकी वजह से भी स्टमक प्रेशर बढ़ जाएगा और कॉज हो जाएगा। ड्रग्स, अमाइनोफाइलिन, बीटा एगोनिस्ट, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दैट रिड्यूसेस द टोन ऑफ एलियस। तो इन सारी ड्रग्स की वजह से एलियस की टोन बढ़ जाएगी, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद एसिड पॉकेट इज़ वन ऑफ द रीज़न। व्हाट इज एसिड पॉकेट? इन पोस्टप्रांडियल पीरियड a layer of unbuffered acidic gastric juice sit on top of the meal close to the cardia. This is known as acid pocket. उसके बाद hypersensitivity to acid reflux. अगर acid reflux को hypersensitivity है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, a spiral shaped bacterium located in the mucous layer of the stomach, may exacerbate acid reflux depending on how the infection affects the stomach. So this is Helicobacter pylori. This bacteria is a spiral shape and which is located into the mucous layer of the stomach. ये जो spiral shape bacteria है ये mucous layer of stomach में located होता है. Here you can see this is a H pylori, gastric mucin gel, epithelial cell. ये यहाँ पे located होता है. तो ये जो स्टमक के लेयर में रहता है, म्यूकस लेयर में, ये भी वर्स कर सकता है कंडीशन. उसके बाद क्रॉनिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सरेशन, गैस्ट्रिक कैंसर. H. pylori eradication is recommended even though H. pylori does not have any important role in pathogenesis of GERD. GERD के पैथोजेनेसिस में H. pylori का कोई भी रोल नहीं है, फिर भी इरेडिकेशन करना इसका इम्पोर्टेंट है और रिकमेंड किया जाता है कि H. pylori का इरेडिकेशन करना चाहिए, मतलब उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो H. pylori है वो पेप्टिक अल्सरेशन एंड गैस्ट्रिक कैंसर इनकी रिस्क बढ़ा देता है, इसलिए. उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स. हार्टबर्न इज मोस्ट कॉमन सिम्टम. हार्टबर्न इज डीपली प्लेस्ड बर्निंग पेन बिहाइंड द स्टमक radiating to the throat. Heartburn occurs on lying down in bed at night and is then relieved by sitting up. So, heartburn कहाँ पे होगा? यहाँ पे बर्निंग पेन होगा बिहाइंड द स्टर्नम एंड विच विल रेडिएट अप टू द थ्रोट. स्टर्नम के पीछे बर्निंग सेंसेशन होगा और ये थ्रोट तक रेडिएट होगा, थ्रोट तक जाएगा. और जो लाइंग डाउन पोजीशन में ज़्यादा बढ़ जाएगा, बेड पे जब सोते हैं, जब नाइट पे ये ज़्यादा बढ़ेगा, और सिटिंग पोजीशन में ये रिलीव होगा, कम हो जाएगा. रिगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन द माउथ विदाउट एसोसिएटेड नोजिया रेचिंग. सो यहाँ पे नोजिया वगैरह नहीं होगा, पर जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होंगे वो माउथ में आ जाएंगे. ट्रेकियल एस्पायरेशन विथ कफिंग और लैरिंजिज्मस और एस्पायरेशन निमोनिया रिजल्ट्स फ्रॉम रिगर्गिटेटेड गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन द माउथ. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो माउथ पे रिगर्गिटेशन हुआ है, जो कंटेंट्स माउथ में आए हैं, उनकी वजह से ट्रेकियल एस्पायरेशन भी हो सकता है, लैरिंजिस्मस हो सकता है और एस्पायरेशन निमोनिया भी हो सकता है. ओडाइनोफेजिया दैट इज पेनफुल स्वेलिंग. ट्रांजिएंट डिस्फेजिया टू सॉलिड्स ड्यू टू इसोफेजियस स्पैज्म. यहाँ पे इसोफेजियस स्पैज्म हो जाएगा, उसकी वजह से डिफिकल्टी टू स्वेलो द सॉलिड्स हो जाएगा, मतलब सॉलिड्स इजीली स्वेलो नहीं कर सकते हैं इसमें. परसिस्टेंट डिस्फेजिया टू सॉलिड ड्यू टू स्ट्रिक्चर्स और डेवलपमेंट ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा. सो यहाँ पे इसोफेजियल कार्सिनोमा हो गया होगा या स्ट्रिक्चर्स मतलब नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन हुआ होगा, तो उसकी वजह से भी परसिस्टेंटली हमें सॉलिड की स्वेलिंग की डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी. मतलब सॉलिड स्वेलो करते वक्त मतलब
बार 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 वही कंप्लेंट आएगी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। सो यहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी भी होगी। एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स इंक्लूड होर्सनेस, सोर थ्रोट, साइनसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक कफ, लैरिंजाइटिस, नॉन एटोपिक अस्थमा, रिकरेंट एस्पिरेशन और पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स में आते हैं, मतलब इसोफेगस से रिलेटेड नहीं है, इसोफेगस के बाहर के, तो ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस में होगा स्ट्रिक्चर्स, इसोफेजाइटिस, इसोफेजियल अल्सर, बैरेट्स इसोफेगस, कार्सिनोमा, एस्पिरेशन निमोनिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस, उसमें सबसे कॉमन है एंडोस्कोपी। सो esophagitis can be visualized and confirmed by biopsy. Strictures can be visualized. Barrett's mucosa can be confirmed by biopsy. So ये एंडोस्कोपी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें अगर इसोफेजाइटिस होगा तो वो विजुअलाइज होगा उसमें, और बायोप्सी से भी हम कंफर्म कर सकते हैं। स्ट्रिक्चर्स भी दिखेंगे। एम्बुलेटरी इसोफेजियल पीएच इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट है। बर्नस्टेन टेस्ट, रेस्टिंग ईसीजी एंड स्ट्रेस ईसीजी टू रूल आउट इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो अगर इस्चेमिक हार्ट डिसीज होगा तो रेस्टिंग ईसीजी और स्ट्रेस ईसीजी में हमें दिख जाएगा। बेरियम स्वेलो एंड मील कैन रिवील हाइटिस हर्निया। उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट। सो व्हाट आर द जनरल मेजर्स? वेट रिडक्शन एंड सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। वेट रिड्यूस करना है ओबेस पेशेंट को, और अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग ही बंद कर देनी है। स्मॉल वॉल्यूम, फ्रीक्वेंट फीड्स। सो फ्रीक्वेंटली थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाना है, पर थोड़ा थोड़ा खाना है, स्मॉल क्वांटिटी में खाना है। अवॉइड अल्कोहल, फैटी फूड, कैफीन, मिंट, ऑरेंज जूस, सम मेडिकेशंस। सो ये सब चीज़ें क्यों अवॉइड करनी है? क्योंकि ऑरेंज जूस, मिंट, फैटी फूड, अल्कोहल, all these are acidic and the acid reflux, so both will become more acidic. That's why these are avoided. उसके बाद avoid late night meals, avoid weight lifting, stooping and bending at waist. So ज़्यादा देर में खाना नहीं खाना चाहिए रात में। उसके बाद ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। स्टूपिंग एंड बेंडिंग ये सब अवॉइड करना है। हेड एंड एट द बेड शुड बी एलिवेटेड टू 15 डिग्री। तो हेड को 15 डिग्री में एलिवेट करना है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। लिक्विड एंटासिड्स, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, डोम्पेरिडोन, थेरेपी फॉर H. pylori, esophageal sphincter stricture is treated by repeated dilations, oral iron or blood transfusion for anemia, surgical treatment. So these all measures are for treatment of GERD. I hope आपको ये पूरा GERD समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई ओपिनियंस है और आइडियाज़ है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा।